हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लक्ष्मीकांत से देखा था। वॉरेन हेस्टिंग्स के कंटेक्स्ट में हमने एक ये बात भी करी थी प्रीवियस लेक्चर में। अगर मैं एक चीज़ और बताऊं कि ये जो गवर्नर जनरल्स के टाइम पर या फिर ब्रिटिश रूलर्स के टाइम पर जो एरा है, तो एक प्रकार से वो एरा दो भागों में क्लासीफाई होता है। एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और जब रॉयल ये जो म्यूटिनी होती है, रिवोल्ट ऑफ 1857 जब ये होता है, तो इसके बाद जो क्राउन था उसने पावर एज्यूम कर ली थी। हमने इस चीज़ को भी देखा था कि जो ब्रिटिश मोनार्क थे डायरेक्टली उन्होंने पावर अज्यूम कर ली थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी वो ख़त्म करती थी। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ को और देखा था कि जो गवर्नर जनरल्स जो चले आ रहे थे और जो वाइस रॉयस का जो रूल था ये कंटिन्यू था लगातार, एक के बाद एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसी ना किसी को डेजिग्नेट और एलोकेट करके सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हिंदुस्तान में भेजती थी। हमने जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखा तो हमने ये देखा था गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। अब आपके मन में एक ये शंका होगी कि ये वाइसरॉयस जो हैं ये क्या थे और ये गवर्नर जनरल से कैसे अलग थे। तो चलो बात, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में रिवोल्ट ऑफ 1857 की हो ही रही थी, तो इसको लक्ष्मीकांत से एक बारी देखते हैं। बात करते हैं यहां पर क्राउन रूल। क्राउन रूल शुरू ही होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। 1858 में एक एक्ट बनकर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके तहत हम ये कह सकते हैं हिंदुस्तान में डायरेक्ट तरीके से शासन अपना चलाना ब्रिटेन में बैठे, इंग्लैंड में बैठे, यूके में बैठे, कुछ भी कह लो, मोनार्क ने, किंग और क्वीन ने शुरू कर दिया था। ये क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी को मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, प्यार से समझाया गया था कि देखो हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो तुम हिंदुस्तान को संभाल कर रखना। जब हिंदुस्तान ही तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा तो रेवेन्यू क्या तुम घंटा कलेक्ट यहां से कर पाओगे? उसी के तहत हमने ये पढ़ा था कि जो मोनार्क थे वो चार्टर को कंटिन्यू करते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल क्वीन एलिजाबेथ वन जो है वो चार्टर को कंटिन्यू करती रहती थी, इनके रिन्यू करती रहती थी। लेकिन जब ये 1857 की जब ये क्रांति हो जाती है, इसके बाद इनको ये लगा यार ये कंपनी जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से रूल नहीं कर रही है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में उथल पुथल मच गई कि मैडम साहिबा अगर हिंदुस्तान हमारे हाथ से निकल गया तो आप ये सोचो हिंदुस्तान का हाथ से निकलने का ये मतलब है कितनी ज्यादा संपत्ति, जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारे ब्रिटेन की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो रहा है इतने सालों से, ये सब कुछ हमारे हाथों से चला जाएगा। क्योंकि जब पैसा ही नहीं बचेगा तो हम अपनी सत्ता को भी नहीं चला सकते। और हिंदुस्तान का हाथ से जाने का यह मतलब है कि हो सकता है उधर के जो रूलिंग एलिट्स थे, जो कि पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने प्रेशर बनाया कि हो सकता है फिर हम भी हार जाएं आने वाले इलेक्शंस में और हम अपना लाइफस्टाइल वगैरह मेंटेन नहीं कर सकते। तो आप अब ये कंपनी के रूल को खत्म कर दो और आप अब अपनी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करो। अब क्वीन ने कहा देखो यार मैं विधि चलती हूँ, मैं ये ब्रिटेन छोड़कर इंडिया कैसे जा सकती हूँ, और ऐसे तो इंडिया के अलावा तो बहुत सारी कॉलोनीज है जिसको हमने कब्जा कर रखा है। लेकिन भारत चलो हमने माना कि उन सब में से बाकी सब तो चलो ठीक है, अमेरिकन डायमंड है, लेकिन कोहिनूर जैसा मोती तो भारत है हमारे हाथ में, माना कि चलो वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है, लेकिन अब मैं ब्रिटेन छोड़कर तो नहीं जा सकती ना वहां पर बैठने। तो यहां पर एक एक्ट आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिसके तहत यह माना जाता है कि क्वीन खुद तो नहीं आई थी, लेकिन क्वीन ने अपनी परछाई भेज दी थी भारत। अब उस समझते हैं उस डेफिनेशन को, ये परछाई क्या थी क्वीन की। तो क्राउन रूल इस दिन से यहां से शुरू हो जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के रूप में। ये एक्ट बड़ा सिग्निफिकेंट एक्ट माना जाता है क्योंकि ये एक्ट आने का कोई लॉजिक ही नहीं था अगर 1857 की क्रांति नहीं हुई होती, जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं या सिपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं। ये एक्ट ब्रिटिश मोनार्क लेकर आते हैं एक चीज का झांसा देकर। इस एक्ट की टोन ये थी, इस एक्ट को बोला जाता है एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वाली बात ब्रिटिशर्स थे वो रियलाइज करवाने की हमें कोशिश करते हैं, स्पेशली क्वीन रियलाइज करवाने की कोशिश करती है। अच्छी सरकार चलाने के लिए, अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो,
इन सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को स्मूथली चलाने के लिए, एंड वी आर सॉरी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिनको हमने भेजा वो अच्छे से नहीं चला पाए। अब आपको हम पे ट्रस्ट होना चाहिए। हम खुद, मतलब बीइंग अ क्वीन, बीइंग अ मोनार्क, हम खुद देखेंगे भारत को कि इसमें चल क्या रहा है। और उस टाइम पर आग बबूला हो रखा था देश, और इनको डर था क्वीन वगैरह को और ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को कि हिंदुस्तानी अगर एक बारी क्रांति कर सकते हैं तो क्रांति फिर से हो सकती है। तो इन्होंने सबसे पहली चीज तो हिंदुस्तानियों को एक एक्शन लेकर सेटिस्फाई कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी हम अबॉलिश ही कर रहे हैं। लोग खुश हो गए आप लोग। उसके बाद जो जो जितनी पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखी थी वो सारी की सारी ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफर कर दी गई। वो पावर, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड पावर हो, टेरिटरी से रिलेटेड पावर हो, या उन टेरिटरी से आने वाले आमदनी के बारे में जो पावर हो। अब ये एक्ट जो होगा ना, अब एकदम से इस एक्ट में कुछ ऐसी बातें तो कर ही नहीं जा सकती कि इस एक्ट की टोन या लैंग्वेज ऐसी लगे कि ये ब्रिटिशर्स अपने फेवर में या अपने फायदे के लिए कुछ कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जाम में ऐसी स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प होगी आपकी। 1857 की क्रांति जस्ट हुई और कुछ महीने बाद ही ये एक्ट आ गया। इसमें कोई भी चीज ऐसे ब्रिटिश लिखेंगे या कुछ इस एक्ट की जो टोन होगी, जो लैंग्वेज होगी, उसका टेक्स्ट होगा, उसमें कुछ भी ऐसी चीज लिखने की कोशिश करेंगे क्या कि जिससे किसी भी हिंदुस्तानी को ये लगे कि ये एक्ट थोड़ा बहुत भी फायदा कर रहा है गोरे लोगों का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फट इनकी भी रही थी, अंग्रेजों की, कि अगर क्रांति के लिए लोग एक बारी आग बबूला होकर खड़े हो सकते हैं तो क्रांति फिर से हो सकती है। कैसे ना कैसे करके हमें हिंदुस्तान को बचाना है, अपने हाथों से जाने नहीं देना है। अब इस एक्ट के पॉइंट देखना, आपको लाइट मिलेंगे ज्यादातर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए ही मिलेंगे, अंग्रेजों के लिए कम मिलेंगे। क्या बोला गया इसमें? इस एक्ट में यह बोला गया कि अब भारत जो है ना, जो इंडिया है, अब वो रूल करा जाएगा, गवर्न करा जाएगा इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। ऐसा लिखा जाता है टेक्स्ट में। हर मैजेस्टी का मतलब होता है इन द नेम ऑफ क्राउन, इन द नेम ऑफ क्राउन। और क्राउन कोई भी हो सकता है, राजा या रानी। उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ वन मान लो बस एक चीज, मतलब अब हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो आप सिर कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब ब्रिटिश मोनार्क के नाम पर भारत को रूल करा जाएगा। अब क्या हुआ, अभी तक प्रीवियसली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, डोंट वरी, हमने प्रीवियस लेक्चर में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर बीच में, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको बीच में एक क्रोनोलॉजी में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1853 तक बीच में एक पोस्ट आ गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन ये सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी। लेकिन अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अबॉलिश कर दिया गया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को, उसका डेजिग्नेशन चेंज करके हमने उसको करा वाइसरॉय ऑफ इंडिया। शाइनी, ये वाली बात अब क्लियर हो गई हमेशा के लिए? ठीक है। ये जो वाइसरॉय था ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का। देखो, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करने में क्या होता है? ऐसे तो याद करो अमित, लीग ऑफ नेशंस का नाम भी चेंज हो गया यूएन का, तो क्या मतलब हम क्या उसको महान मान लें? डेजिग्नेशन चेंज करने से क्या होता है? क्या नाम चेंज कर दो कि क्या ग्रह नक्षत्र बदल जाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं होता। स्ट्रक्चर्स, पावर्स और फंक्शंस भी तो चेंज करने पड़ते हैं। तो इसको ये बोला गया ये ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा और इसका नाम होगा वाइसरॉय। अब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या है कि अगर ये पर्सन वाइसरॉय के नाम से हिंदुस्तान में है तो समझ जाओ क्वीन ही है ये, या किंग ही है ये, ब्रिटिश मोनार्की है ये। वो नहीं आ सकते, तो उन्होंने अपना टट्टू भेज दिया यहां पर परछाई की फॉर्म में। और ऐसा पहला वाइसरॉय बना कौन? उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अभी तक दो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो थी चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर। एक सिस्टम देखता था ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरे वो जो हमने कल पढ़ा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में मैं बताऊंगा आपको, हम क्योंकि डायरेक्टली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में शिफ्ट कर गए हैं। मैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये ऐसा माना जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से कंट्रोल ये करते थे, एक तरीके से कंट्रोल ये करते थे। खींचते ये दोनों थे। पिस्ता हिंदुस्तान का आम आदमी था। इसको बोला जाता था सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इसको अबॉलिश कर दिया गया। एक नया ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। वाइसरॉय की पोस्ट भी यहीं पर आती है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की पोस्ट भी यहीं आती है। और इसको कंप्लीट पावर्स दी गई
अथॉरिटी दी गई, कंट्रोल दिया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, ये था कौन? ये एक ना मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का। जो वहां सरकार चलती थी यूके के अंदर, ऐसा मान लो कि एक प्रकार से वहां का सांसद था, मंत्री भी था, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल था टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। आप ये कहोगे, अब आपके दिमाग में एक शंका ये आई होगी, ये सारी बातें मैं अभी पहले ही बता रहा हूं कि स्टोरी पूरी क्लियर नहीं होने वाली, क्योंकि इसके लिए आपको रिवोल्ट ऑफ 1858 जानना पड़ेगा, कंटेक्स्ट जानना पड़ेगा, क्वीन की आइडियोलॉजी जाननी पड़ेगी। ये लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नहीं है। इसलिए लक्ष्मीकांत लोगों को याद नहीं रहती एंड तक, क्योंकि उनको पूरी कहानी नहीं पता होती। लेकिन एक बार के लिए बस, क्योंकि जिक्र हुआ था यहां पर हमारा वाइसरॉय का, इसलिए मैं आपको ये वाली चीज पढ़ा रहा हूं। आपके दिमाग में ये शंका आई होगी कि सर, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट बनाने का मतलब ही क्या था, जब इतना पावरफुल पर्सन वाइसरॉय भेजा जा रहा है? तो बिल्कुल आया होगा कि नहीं आया होगा, बताओ अगर ध्यान से देख रहे हो तो इसको, कि जब ये पोस्ट बना दी गई है तो पैरेलली ये वाली पोस्ट कुछ बनाई जा रही है, क्या क्लैश नहीं होगा इनके बीच में? बताना जरा। देखो, ये जो पर्सन था वाइसरॉय, ये क्राउन का प्रतिनिधि था, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का। लेकिन क्वीन के अलावा पार्लियामेंटेरियंस भी तो डोमिनेट करते थे यूके के सिस्टम को। तो उन्होंने बोला, मैडम साहिबा, इस बारी हमारा भी एक बंदा भेजना पड़ेगा आपको। क्यों? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो आपने अबॉलिश कर दिया, तो एक पार्लियामेंट से भी पर्सन भेज दो, और हम एमपी को ही भेज रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही भेज रहे हैं, और जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर भी हो, करंट गवर्नमेंट का मेंबर हो। एक पर्सन ऐसा होगा हम सारे एमपीज में से हमेशा टाइम टू टाइम, कि जो भारत जिसको जाना पड़ेगा, और जब वो भारत जाएगा, जब वो यूके का एमपी बनकर नहीं जाएगा, यूके की सरकार का वो एमपी नहीं होगा, वैसे तो होगा, लेकिन अब उसको भारत रहना, तो उसको एक पोस्ट दी जाएगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो यानी कि ये चीज एसोसिएटेड थी विद द ब्रिटिश क्राउन, एंड दिस वाज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये वाली बात लक्ष्मीकांत आपको नहीं बोलती है, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है ये सोचने से। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? लिखा है ना, देखो, ये जो है था रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये जो रिस्पॉन्सिबल था, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का। अपने अपने दोनों ने भेज दी कि नहीं भेज दी? और इन दोनों की ही तो चलती थी यूके की राजनीति में, क्राउन और पार्लियामेंट की साइमल्टेनियसली। बताओ, हमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब यूके को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया तो वैसे भी भेजना था, लेकिन आप कहोगे फिर वाइसरॉय क्यों भेजा? वाइसरॉय इसलिए भेजा, ये अगर वाइसरॉय नहीं भेजते और क्वीन अपना किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर नहीं भेजती कि डोंट वरी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी में अबॉलिश कर रहे हैं, और हम अब क्या कहते हैं, मेरी परछाई की फॉर्म में एक मेरा टट्टू आ रहा है यहां पर जो रूल करेगा, तो हिंदुस्तान हाथ से निकल जाता। हम ये सोचते कि ये भी उधर की सरकार का कोई एक बंदा है, ये भी राजनीति करने आया होगा। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करा गया तो वाइसरॉय को भेजा गया, और क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश करा गया तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को भेजा गया। क्या ये क्लियर हो गया? ये रिप्रेजेंटेटिव क्राउन के लिए, ये रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के लिए। क्लियर हुआ सबको? अरे नहीं यार, वाइसरॉय क्राउन के लिए, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पार्लियामेंट के लिए। वाइसरॉय डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। समझ में आया? यहां पर एक 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करी गई, इसको मदद करने के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को मदद करने के लिए। क्योंकि देखो ना, ही गॉट द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, अंडमान निकोबार आइलैंड, 200 नॉटिकल माइल का एरिया अकेले चला लेगा ये वहां से आकर, जबकि कुछ जानता भी नहीं है। इसको हेल्प करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल इसको दी गई।
ये काउंसिल लेकिन एक एडवाइजरी बॉडी थी, एक एडवाइजरी बॉडी थी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को इसका चेयरमैन बनाया गया इस काउंसिल का। यानी कि ये एडवाइस देंगे, इसके इंटरफेयर नहीं करेंगे इसके काम में। मंत्रिमंडल मतलब प्रधानमंत्री को बाकी जो मंत्रिमंडल उनका होता है एडवाइस ही तो करते हैं। उसके बाद एक पोस्ट और क्रिएट करी गई इससे मिलती जुलती, नहीं वो पोस्ट यही थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। यानी कि इसको कंप्लीट तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया प्लस 15 मेंबर की ये जो काउंसिल थी, इसको कंबाइंड तरीके से आप ऐसे ही तो बोलोगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। यानी कि 15 मेंबर प्लस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसको ना एज अ बॉडी कॉर्पोरेट बनाया गया। यानी कि अब ये वाली बात मैं समझा देता हूं, ये टोन क्या है, अंग्रेजी क्या है। इसको ये बोला गया, हिंदुस्तान में अगर तुमसे कोई गड़बड़ी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से जैसे हो सकी थी, तो तुम्हें स्यू कर दिया जाएगा, बर्खास्त करके या कोई पेनल्टी लगाकर, या तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। भारत में भी हो सकती है और इंग्लैंड बुलाकर भी तुम्हारी चड्डी उतारी जा सकती है। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? क्योंकि एक बात बताओ ना, अगर ये भी गलती कर बैठेंगे तो फिर एक बात बताओ, इससे बेटर तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी। फिर तो इनकी वजह से म्यूटनी हो गई थी, 1857 की क्रांति हो गई थी, तभी तो इसको अबॉलिश करा गया। कोई भी अधिकारी जैसे कोई गलती कर दे जिसकी वजह से, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल एक एरिया के एसडीएम की वजह से कोई पुल गिर गया, कोई ब्रिज गिर गया, मीडिया में दिखाने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री और ये सरकार क्या करती है? उसको सस्पेंड करना, दिखाना तो पड़ेगा ही ना। चाहे भले ही मंत्रियों ने बोला उसको सस्ती क्वालिटी का डांबर और सीमेंट और चूना डालने के लिए, तो सिमिलरली भेजा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्हें नहीं था, रेवेन्यू वगैरह मिल रहा था। इनकी हरकतों की वजह से क्रांति हो गई, तो दिखाने के लिए हिंदुस्तानियों को कि लो इनकी वजह से हुआ ना, आपको कष्ट हुआ, लो हम इसको बर्खास्त करते हैं। ऐसा कोई नाम आप कभी नहीं सुनोगे, प्रॉमिस। और अब हम ही चलाएंगे भारत को अच्छी तरीके से। मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं नहीं आ सकती, तो मैं अपने एक बंदे को भेज रही हूं जिसका नाम होगा वाइस रॉय। तो पार्लियामेंटेरियंस ने बोला हमारा भी बंदा भेजो फिर यार। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर आया, 15 मेंबर आए इसको एसेस करने के लिए, और इनको ये बोला कि तुमसे बेटा कोई गलती हो गई ना, तुम्हारी गलती का स्कोप नहीं है, इंडिया में चड्डी उतर सकती है, फिर इंग्लैंड बुलाकर ह्यूमिलेट करके चड्डी उतरेगी और नंगा बुलवाएंगे तुम्हें फ्लाइट में वापस। ये जो एक्ट था 1858 का, लार्जली ये एक्ट लिमिटेड था कि किस प्रकार से, मतलब यहां पर आप देख रहे हो सारी बातें एडमिनिस्ट्रेटिव ही तो है, एक स्ट्रक्चर बात ही तो है सारी की सारी। मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं लग रहा कि इस एक्ट में ब्रिटिश हुकूमत अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को रिवैम्प करके, रिजुविनेट करके, एक फ्रेश एनर्जी उसके अंदर इंस्टिल करने की कोशिश कर रही है, ताकि इन 5 पॉइंट्स के तहत भारतीयों को यह रियलाइज करवाया जा सके कि अब कुछ अच्छा होने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन में। अब एडमिनिस्ट्रेशन उतनी बुरी तरीके से नहीं चला जाएगा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी। ये एक प्रकार से ये 5 पॉइंट पता है क्या है? कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर के किसी मेंबर से कोई गलती हो गई, मैं आईपीएस ऑफिसर, अब कोई कंप्लेंट करने आया, वो करने आया, तो अब सामने वाले को तो यार बताने के लिए डांटना ही पड़ेगा ना, चाटा मारूंगा तेरे, ऐसा कर जाता है, सॉरी बोलो चलो, दिखाने के लिए। घर पे बैठ के फिर दोबारा वही, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करना, इस बारी लेकिन थोड़ा सतर्क होकर करना। The Act of 1858 was largely confined to the improvement of administrative machinery by which इंडियन गवर्नमेंट जो थी उसकी सुपरविजन करी जा सके और उसको कंट्रोल करा जा सके इंग्लैंड में। लेकिन वही पहले आपको बात बताया, लाइट एक्ट था। इस एक्ट ने गलती से भी ये कोशिश नहीं करी कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया में चल रहा था उसको छेड़खानी करने की, ज़्यादा कि कोई बहुत मेजर चेंज, बहुत मेजर तरीके में उसमें अंदर कोई ऑल्टरेशन, कोई चेंजेस कर दिए गए हो, नहीं। क्योंकि सबसे पहले ये रियलाइज करवाना भारतीयों को जरूरी था, क्योंकि ये क्रांति जो इन्होंने एक बार देख ली थी तो ये समझ गए थे, ये समझ गए थे। और इनकी यही तो ये ट्रीटी वो होती है, वॉर ट्रीटी, वॉर, कल बताया था मैंने आपको।
पहले क्रांति करवाई, अब ये समझौता लेकर आ गए। लेकिन इसके बाद ऐसा तो है नहीं कि कोई और क्रांति नहीं होगी, या ये सप्रेस नहीं करते थे। और ये वाला जो पैराग्राफ है, ये 4th नंबर कुछ भी नहीं है, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं बैक में जाकर के क्या लिखा हुआ है। ये हम हमेशा इसको देखते हैं ना कि ये नंबर से इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड में जाकर देख लिया करो। ये 4th नंबर कुछ भी नहीं है। लक्ष्मीकांत बस ये बोल रहा है कि इसने सुभाष सी कश्यप की एक बुक आती है, उससे ये वाला पैराग्राफ उठाया है। क्या ये चीज़ सबको समझ में यहाँ तक आ गई? तो आपके 2 एक्ट कवर हो गए लक्ष्मीकांत से, हंसी मतलब खेलते खेलते हंसी मजाक में, थ्रू दिस 8th क्लास की एनसीईआरटी। अब हम लोग हिस्ट्री को जो अलग अलग एंशंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, कंटेम्प्रेरी पीरियड जैसे ऐसे डालते हैं, तो हम लोग ये पीरियडाइज कैसे करते हैं हिस्ट्री को। 1817 में एक पर्सन था जेम्स मिल। ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर था। आशिमा, एक बात याद है, 11वीं क्लास में हम लोग जो पॉलिटिकल थ्योरी की बुक पढ़ते थे, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी के कंटेक्स्ट में आपने एक बंदे का नाम सुना था, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, है ना? हाँ ठीक है, सुना था आपने। जेएस मिल का बेटा था जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसको हम लोग करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, पीएसआईआर में। इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन है 11th क्लास की एनसीईआरटी जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली है वहां पर। जेएस मिल जिसने जो लिबर्टी का कंसेप्ट दिया था, जिसने, वो इसी का बेटा था। इसका बाप भी एक इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर था, और ये बेटा भी पॉलिटिकल फिलोसफर था। इसने एक 3 वॉल्यूम वर्क पब्लिश करा था, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये क्वेश्चन इस प्रकार के एमपीपीएससी में आपको देखने को मिल सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? अब आप सोचोगे शायद से इसी साल की कोई बुक होगी जो आई होगी, नहीं, एनसीईआरटी से बनते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के। इसी के तहत इसने, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी कुछ टाइम पहले पढ़ रहे थे, कि हिस्ट्री को कई सारे हिस्टोरियन ऐसे भी तो देखते हैं। अभी रिसेंटली ही मैंने कहीं पर बोला था, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री, ये वाली बात इसी से मैंने बोली थी लेकर। ये जेएस मिल ने करा, जेएस मिल कह रहा हूं, सॉरी, जेम्स मिल ने करा। जेएस मिल तो बेटा था इसका। इट इज जस्ट लाइक, याद है मैंने वो करवाया था जब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो जॉर्ज बुश पहले, उसका बाप, फिर जॉर्ज HW बुश आया, फिर उसका जॉर्ज बुश जूनियर, जॉर्ज बुश सीनियर, बाप बेटे। इस पीरियडाइजेशन को ज्यादातर एक्सेप्ट करा जाता है सबके द्वारा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल यही वाली बात है कि शुरू शुरू में हिंदू रूलर्स बहुत ज्यादा रहे कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद अरब ट्रेडर्स के आने से लेकर, दिल्ली सल्तनत से लेकर और मुगल एम्पायर तक, लगभग बड़ी सारी सेंचुरीज तक रूल रहा मुस्लिम रूलर्स का, और उसके बाद अंग्रेज चले आए। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में एक दिक्कत है। इस क्लासिफिकेशन में दिक्कत ये है, क्या ऐसा, वैसे राइटर हमें बोलेगा आगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब हिंदू रूलर्स का रूल चल रहा था तो कोई भी मुसलमान इस भारत की धरती पर नहीं था? या जब मुस्लिम रूलर्स का शासन चल रहा था तो क्या कोई भी हिंदू लोग यहां पर नहीं थे? जब ब्रिटिश रूल यहां पर चल रहा था तो ये हिंदू मुसलमान दोनों ही नहीं थे यहां पर? नहीं ना। और ऐसा भी नहीं था कि फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम रूलर्स अगर रूल कर भी रहे हैं सेंट्रलाइज लेवल पर, लेकिन ये चक्रवर्ती तो नहीं थे कि कहीं पर भी हर जगह, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक पूरा का पूरा ये हर जगह, हर रियासत, हर गली मोहल्ले में सिर्फ मुसलमान रूलर ही देखने को मिले या हिंदू रूलर ही देखने को मिले। ऐसा नहीं था। जनरली एंशिएंट हिस्ट्री को हिंदू हिस्ट्री माना जाता है, मेडिवल हिस्ट्री को मुस्लिम हिस्ट्री माना जाता है, और मॉडर्न हिस्ट्री को ब्रिटिश हिस्ट्री माना जाता है ज्यादातर, क्योंकि रूलर्स इन्हीं तीनों टर्म्स के साथ एसोसिएटेड देखते हैं हमें 3 एरा में, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, इसलिए ऐसा माना जाता है। लेकिन दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग वे टू क्लासिफाई हिस्ट्री।
ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं लिखा है इसमें। जेम्स मिल को ये लगता था, ध्यान से सुनना, अभी कितना बड़ा चमचा था अंग्रेजों का। जेम्स मिल को ये लगता था कि सभी एशियन जो सोसाइटीज हैं वो एक लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पर है एज कंपेयर टू यूरोप। यानी कि वही वाली बात जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि ये तो अंधविश्वासी हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। हमें एक टर्म दी गई थी कि तुम जंगली हो, इंसान के रूप में गलती से पैदा हो गए हो, यू आर बारबेरियंस। न कपड़े पहनने की अकल, न खाने की अकल, न बैठने की अकल, न वॉशरूम जाने की अकल। ठस बुद्धि का आदमी है हिंदुस्तान का आदमी, ऐसा इनके द्वारा बोलना था। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, जब ये अपनी बुक लिखता है और जब ये हिंदुस्तान के बारे में लिखता है, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, तो ये बोलता है जब ब्रिटिशर्स भारत नहीं आए थे ना, मतलब अब देखना जस्टिफाई कैसे करेगा ब्रिटिशर्स के आने को। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई कि ब्रिटिशर्स कैसे जस्टिफाई करते थे। वो बोलते तुम तो वहमी हो, तुम तो नाखून काटते हो, मंगलवार को उससे डरते हो, तुम शनिवार को लोहा खरीदने से डरते हो, गाड़ी जब भी आती है, कोई भी घोड़ा गाड़ी आती है तो तुम नारियल फोड़ते हो, नींबू मिर्ची टांग देते हो। तो ये सब बातें बोलते थे कि इतना अंधविश्वास घुसा हुआ है, और भूत प्रेत में बहुत ज़्यादा मानते हो, ताबीज़ पहना दो, काला धागा पहना दो, काला टीका लगा दो, नज़र ना लग जाए किसी की, हाय ना लग जाए किसी की। तो उनका ये मानना था कि तुम तो इन्हीं सब चीज़ों में मतलब बहुत ज़्यादा अपना लाइफ का प्रीशियस टाइम वेस्ट करते रहते हो, और ये बारबेरियन आदमी की निशानी होती है। लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसके अंदर होता है वो ऐसी बातें करता है, इनका ये मानना था। लेकिन एक बात बताओ, ये सारी चीज़ें हमारा उसकी परंपरा है। यही अगर हम फ्रांस में हो ना और काली बिल्ली रास्ता काट जाए, तो उसको तो फ्रांस के लोग तो ऐसा मानते हैं कि इतने खुश हो जाते हैं, उनका डोपामिन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उधर बहुत एक पॉजिटिव चीज ये मानी जाती है। बहुत सारी कंट्रीज में कौवा अगर आपके ऊपर बीट कर गया, इसको भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। तो हमारी भी परंपरा है, हम भी अगर किसी चीज में नहीं मानते या जो भी नहीं मानते तो ठीक है, वो अलग बात है। वो अलग बात है कि सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, एज वेल एज इकोनॉमिस्ट का भी ये कहना है कि जब जब डेवलपमेंट आती चली जाती है ना, जब जब डेवलपमेंट आती चली जाती है किसी भी रीजन में, तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है ना, अगर वो लो हो और डेवलपमेंट अगर हाई हो, तो अपने आप ही डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट भी हाई होने लगता है, स्काई रॉकेट होने लगता है। क्यों? जब डेवलपमेंट किसी को करनी होती है तो उसको अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पैसे कमाने का ख्याल होता है, तो वो ये सब बातें करते ही नहीं है कि तुम अगर हमारे काम करोगे, तुम बताओ एक दिन में कितने बार अंडा खाते हो, तुम ताबीज तो नहीं पहनते हो, तुम कौन से भगवान में मानते हो, तुम सरदार तो नहीं हो, मुसलमान तो नहीं हो, हिंदू तो नहीं हो, हम ऐसे किसी को काम नहीं देंगे, तुम ST SC तो नहीं हो। जब पर्सन को अपनी डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपको 1,500 लोगों की जरूरत है अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाने के लिए, आप इन सब के बारे में सोचोगे ही नहीं। इसलिए मेट्रोपॉलिटन शहर में कहते हैं ना कि कोई किसी को माइंड नहीं करता, कि कुछ भी करते रहो। और यही अगर आप कंट्री साइड रूरल एरियाज में अगर हाथ भी पकड़ लिया किसी लड़की को, सब लोग देखेंगे हो। शहरों में चाहे खड़े होकर तुम बीच मार्केट में स्मूच कर लो। तो इसका ये बोलना था जेम्स मिल का कि जब ब्रिटिशर्स भारत नहीं आए थे तो उससे पहले हिंदू और मुस्लिम रूल्स यहां पर रूल करते थे, और इसको बोला इसने डेस्पॉट। साफ तरीके से एक वर्ड यूज करा, डेस्पॉट, जो बहुत क्रूर होता है, जिसमें दया भावना नहीं होती, जो अनपढ़ होते हैं, गवार होते हैं, जो कट्टर होते हैं, ऐसे रूलर्स जो किसी पर दया भावना नहीं दिखाते। उस टाइम पर इन्होंने बोला कि इससे पहले जब हम नहीं आए थे, रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत थी, कास्ट कास्ट को लेकर टैबूज बहुत थे, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, वही जो मैंने आपको बताया ना, खून मत काटो, बिल्ली काली बिल्ली रास्ता काट गई, शनिवार को लोहा नहीं खरीदते। ये लोगों की सोशल लाइफ उजाड़ कर रखती थी, ऐसा जेम्स मिल का मानना था। और मिल ये बोलता था जब से ब्रिटिशर्स आए हैं तो हिंदुस्तानी जो इंसान के रूप में जो जानवर थे वो थोड़े बहुत सिविलाइज होना शुरू हुए हैं। और इसने बोला हमने उनको सिखाया कि इंसान के रूप में पैदा हुए हो तो इंसान जैसा बनकर तो रहा करो। हमने उनको यूरोपियन मैनर सिखाए, हमने उनको आर्ट में इंटरेस्ट सिखाया, हमने उनको यह बताया इंस्टीट्यूशंस और क्या क्या स्टैब्लिश करे जा सकते हैं और कानून कितना जरूरी है, और हमने इनको इंट्रोड्यूस भी करा।
और इसने ये बोला अपनी बुक के कंक्लूडरी पैराग्राफ्स में कि ब्रिटिशर्स को सारी की सारी टेरिटरीज कॉन्कर कर लेनी चाहिए, भारत की एक भी नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान के हर एक आदमी का चारों दिशाओं में एनलाइटनमेंट और हैप्पीनेस सुनिश्चित हो सके। क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान का रूलर हमें ऐसा नहीं दिखता, ऐसा अंग्रेजों का बोलना था, जिसके गर्दन और इरादे मजबूत हो और वो खुद केपेबल हो अपने टेरिटरी की प्रोग्रेस के लिए। हमारी हेल्प के बिना तो ऐसा कतई नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था ना इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, ये वाली चीज, ये इस प्रकार का मैप बनाकर जस्टिफाई करने की कोशिश। जब इनको धर्म के साथ हमारे खिलवाड़ करनी थी तो शिवजी और जीसस क्राइस्ट का वो टेस्ट जो था नदी के किनारे की, उसकी कोशिश। और तीसरी कोशिश ये वाली बुक लिखकर, ये वाली बुक लिखकर। अब जब हमें जूता पड़ने लगा ना ये पानी में भिगो भिगो कर, तो उस टाइम पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी थे। 1817 के टाइम पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी थे। फिर हमने खोद खोद कर अपने भारत का जो इतिहास था, जिसके ऊपर हम गर्व कर सकें, प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन भारत तक, मध्यकालीन से लेकर आधुनिक भारत तक, फ्रॉम एंशिएंट टू मेडिवल एंड मेडिवल टू मॉडर्न, फिर हमने वो चीजें निकालकर खोद खोद के निकालना शुरू करी ताकि हम इनके सामने प्रेजेंट कर सकें। फिर हमें पता लगा इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड का सबसे पुराना ऑलमोस्ट सिविलाइजेशन, वो हमारे यहां, अशोका हमारे यहां का, गुप्ता एम्पायर हमारे यहां का, चाणक्य हमारे यहां का बंदा। और फिर जब ये टाइम टू टाइम जूता मारते रहे, तब हमने फिर भारत माता का चित्र भी बनाया, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम लिखना स्टार्ट करा गया। तो इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, मतलब जो जेम्स मिल ने जो आइडिया प्रेजेंट करा हमें इतिहास का, इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट करता है, ये तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि ब्रिटिश रूल इज इक्वल टू, इज ऑल अबाउट प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, कि तरक्की आएगी, आमदनी आएगी और लोग बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर सकेंगे। और इसने अपनी बुक में यह भी बोला कि हमारे आने से पहले जो भारत का इतिहास था, इट वॉज एन एरा ऑफ डार्कनेस। और फिर राइटर हमसे पूछ रहा है, मतलब एनसीईआरटी हमसे पूछ रही है कि क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट आज के समय में करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाद में फिर हमें चीजें हमारे ऊपर गर्व करने वाली मिल गई थी, जो कि यूरोपियन हिस्ट्री से भी ज्यादा ग्रेट थी। अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर, क्या कभी किसी इतिहास को, किसी जमाने को एज हिंदू इतिहास या मुसलमानों का इतिहास बोला जा सकता है? क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि इनमें से जब ये रूलर्स थे तो सिर्फ एक ही फेथ, एक ही धर्म एग्जिस्ट कर रहा हो? क्या सारे धर्म हमारे देश में, हमारा देश तो जाने ही जाता डाइवर्सिटी के लिए, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं करते थे? तो क्या रिलीजन के बेसिस पर, क्या जो रूलर्स का रिलीजन होगा उसके बेसिस पर फिर क्या इस प्रकार की हिस्ट्री को कैटेगराइज करना क्या सही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, आप में से कोई लोग, मुगल एम्पायर के रूल पर मैं क्या बोल सकता हूं, किस प्रकार की हिस्ट्री थी वो, अगर मैं इसकी कैटेगराइजेशन पे चला जाऊं, एंशिएंट, मेडिवल की, मॉडर्न, ये हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री के ब्रिटिश हिस्ट्री, मुगल एम्पायर के टाइम पर? देखने में लगता है ना मुस्लिम हिस्ट्री? सब लोग एग्री करते हो? मुस्लिम हिस्ट्री बोलेंगे ना उस एरा को, हिस्टोरियंस तो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जो अकबर था, अकबर ने तो कभी कोई भेदभाव नहीं करा मुसलमान और हिंदू के बीच में। ये दीन इलाही का कंसेप्ट इसका क्या था? दीन इलाही क्या था इसका? इसने तो मर्ज कर दिया था सारे के सारे रिलीजन को अंडर वन एम्ब्रेला। राजपूतों को भी जगह दी थी अपने दरबार में इंपॉर्टेंट पोस्ट पर, जो इसके दरबार में नवरत्न थे, 9 इंपॉर्टेंट पीपल हु यूज्ड टू असिस्ट अकबर इन हिज कोर्ट, लाइक बीरबल। तो ये चीज हमें यह बताती है कि क्योंकि लोग हर जमाने में हिंदुस्तान में एंशिएंट से मॉडर्न तक और आज भी अलग अलग धर्म, अलग अलग फेथ में विश्वास करते हुए आए, सेम फेथ का तो आज तक कोई रहा ही नहीं। तो ये दिस इज नॉट अ गुड वे टू कैटेगराइज हिस्ट्री एज हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री। उसके बाद जो लोग ऐसी हिस्ट्री को डिवाइड नहीं करते एज हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री,
तो हिस्टोरियंस जो अलग कैटेगरी की है वो एक और क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, लाइक जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल आज भी है, एंशंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इस डिवीजन की भी लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम है। ये पीरियडाइजेशन जो है ये बोरो करा गया है फ्रॉम वेस्टर्न कंसेप्ट, जहां पर मॉडर्न पीरियड को ऐसा माना जाता है कि यहां पर मॉडर्न पीरियड इज ऑल अबाउट ग्रोथ, मॉडर्निटी, कि जब ये सारी चीजें देखने को हमें मिलती हैं, साइंस, रीजन, लॉजिक, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी। जबकि मेडिवल को ऐसा डिस्क्राइब करा जाता है कि इट वॉज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी जहां पर ये सभी फीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब यार यहां पर ये जो मेडिवल की बात है, ये मेडिवल की बात को ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि यहां पर साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करते थे? वो एरा अलग था, वो रूलर्स का एरा था, वो अपने हिसाब से चलाते थे। आज हमारे देश में मतलब ये वही वाली बात है कि जब वक्त बदला, हालात बदले, उस हिसाब से अलग अलग प्रकार के रूलर्स और उनके रूल्स करने की परंपरा भी बदली। आज के टाइम में कंटेम्प्रेरी इंडिया में जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, या वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, अब यहां पर अलग अलग रियासतें फिर से कुछ बन सकती हैं, कोई राजा फिर से कोई अपनी करेंसी वगैरह चला सकता है, और क्या लोग उसको मानेंगे? आप ये देखो, हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी भी अपनी एक पर्टिकुलर स्टेट को डिक्लेयर करके कि हम अपनी करेंसी चलाएंगे ये नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी ट्राइबल एरियाज अंडर शेड्यूल 6 कुछ कुछ ऐसे एलोकेटेड है हमारे देश में कि जहां पर नॉर्मल पर्सन नहीं जा सकता। अंडमान निकोबार के ऐसे बड़े सारे आइलैंड्स हैं, कितना पता होंगे आपको, जहां नहीं जा सकते हम लोग बिना परमिट के। हमें अरेस्ट करा जा सकता है, क्राइम माना जाएगा अगर हम उस एरिया में घुस गए तो, ताकि उनका कल्चर और उनकी जो जितनी भी जो परंपरा है वो प्रिजर्व रहे, हम उनको डिस्टॉर्ट ना करें। ट्राइबल पीपल को नहीं अच्छा लगता हमें मिक्स होना जनरल लोगों के साथ, वो अपने में खुश हैं। मैंने सोशियोलॉजी में बताई थी ये वाली बात आपको सबको। और ये भी नहीं था कि ब्रिटिश रूल के अंदर जिसको मॉडर्न पीरियड बोला जा रहा है, तो यहां पर जो ये माना जा रहा है कि ब्रिटिश मॉडर्न पीरियड इज एसोसिएटेड विद साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, कहां मिली इंडियंस को इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी? देश के ऊपर ही कब्जा हो गया, तो ये सारी फोर्सेस तो वैसे ही खत्म मान लो। मैंने आपसे एक चीज पूछी थी पीएसआईआर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि अगर नेशन स्टेट स्वतंत्र ना हो तो क्या हम नेशन को स्वतंत्र मान सकते हैं? नेशन क्या होता है? लोग, कैटेगरी, पीपल। नेशन स्टेट क्या है? जमीन, भूमि, जहां पर वो मतलब रहता है नेशन। अगर नेशन स्टेट फ्री ना हो तो क्या नेशन फ्री है? मतलब देश अगर आजाद ना हो तो क्या लोगों को आजाद माना जाएगा? बताओ, चाहे वो कितना भी फ्रीली वगैरह कुछ भी घूम रहे हो, एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा ना ऐसे कि जब उनको रियलाइज होगा कि देश को चलाने वाली सत्ता उन देशवासियों के पास नहीं है जिससे वो बिलोंग करते हैं। हाँ कि ना? ये चीज है। तो अब ये कॉलोनियल चीज क्या होती है? व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म कॉलोनियल? अंग्रेज हमारे देश आते हैं, हमारी कंट्री के ऊपर कब्जा करते हैं, अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं, और लोकल नवाब्स और राजास की पावर को तहस नहस कर देते, खत्म कर देते हैं। पूरी तरीके से उन्होंने हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी, रेवेन्यू कलेक्टिंग पावर, क्या गुड्स आएगा, किस रेट पर बेचा जाएगा, क्या क्रॉप्स प्रोड्यूस होंगे, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये होगा, ये सारे के सारे जो चेंजेस थे ये अंग्रेजों ने कर दिए। सारे सिस्टम को, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सारे स्ट्रक्चर्स को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश रूल जो है हमारी वैल्यूज के अंदर, हमारी टेस्ट प्रेफरेंसेस, हमारे कस्टम्स, हमारी प्रैक्टिसेस के अंदर चेंजेस लेकर आए। चर्च कल्चर, क्रिश्चियनिटी कल्चर, वेस्टर्न ड्रेसेस, इंग्लिश लैंग्वेज, इन सारी चीजों की वजह से, अब ध्यान से सुनना, आप कोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये तो सिर्फ हमारी कंट्री की बात थी। जब भी एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के शिकंजे में फंस जाती है ज्योग्राफिकली,
जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को गुलाम बना लेती है उसके पॉलिटिकल फ्रंटियर्स पर कब्जा करके, और सिर्फ कब्जा करके नहीं, कब्जा करने की वजह से जिस कंट्री को गुलाम बनाया गया है या जिस कंट्री के ऊपर कब्जा करा गया है उस कंट्री के अगर राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और कोई भी परंपरा जो इस देश में चल रही हो, जो भी उनका कल्चर चला आ रहा हो, ट्रेडिशन चली आ रही हो, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार के चेंजेस अगर हो जाएं, तब हम कहते हैं दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कोलोनाइजेशन। इससे प्यारी डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, नॉट इवन इंटरनेट। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के हाथों में आकर गुलाम बन जाती है, तो जिस कंट्री को गुलाम बनाया गया, जब उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ जाता है, तब हम कहते हैं दैट कंट्री इज अंडर द ग्रिप ऑफ द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। और इसी चीज को वापस पाने के लिए जो नेशनल मूवमेंट्स की स्ट्रगल होती हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल्स। और डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल्स के अलग अलग नाम होते हैं। हमारे देश में इसका नाम था इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर वो आपसे एक रेटरिक चीज बोल रहे हैं कि इस बुक को हमने यूज करा है कि आवर पास्ट ना लिख के आवर पास्ट लिखा है, प्लूरल सेंस में यूज कर रखा है, क्योंकि इतिहास सबके लिए सेम नहीं था। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के आने का इंपैक्ट सबके जीवन में एक जैसा नहीं था। हर क्लासेस और ग्रुप ने अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन को एक जैसा नहीं समझा। सती प्रथा अंग्रेजों ने जो खत्म करी, औरतें कभी नहीं चाहती थी अंग्रेज भारत छोड़कर जाए कि ये तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, मसीहा बनकर आए हैं। बहुत सारी ऐसी जो कम्युनिटीज थी जैसे अंग्रेज अनटचेबिलिटी और इन सब में विश्वास नहीं करते थे। जो ये लोअर सेक्शन थे, जो शूद्र वगैरह थे, ये नहीं चाहते थे वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग कि ये जो इनके खिलाफ ह्यूमिलेशन होता था, ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज छोड़कर जाए कि अंग्रेज तो इनके मसीहा हैं। जिन कैपिटलिस्ट क्लासेस को फायदा हुआ रेलवेज इंट्रोड्यूस करने की वजह से, रोड्स इंट्रोड्यूस करने की वजह से, जो भी फेरीज और एयरक्राफ्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करे, इंडस्ट्री सेटअप करने की जो परमिशन थी, वो लोग भी नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों का जो रूल है कुछ अच्छा है कि बुरा है। जिन राजाओं महाराजाओं को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था अंग्रेजों का, वो भी नहीं चाहते थे कि ये भारत छोड़कर जाए। लेकिन जिन लोगों को समझ में आ रहा था कि हमारा पूरी प्रकार से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है, तो उन्होंने क्रांति करी, उन्होंने धरना प्रदर्शन करे, उन्होंने मोर्चे चलाए, उन्होंने मूवमेंट चलाई इनको बाहर खदेड़ खदेड़ फेंकने के लिए। अब हमेशा हमारा दिमाग, अंग्रेज जब भी भारत पे रूल करने की बात होती है, हमारा दिमाग नेगेटिविटी की तरफ जाता है। यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो यही पूछेगा व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर आपको कैटेगराइजेशन बनानी होगी, कल्चरल ये पॉजिटिव हुआ, पॉलिटिकल ये पॉजिटिव हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव ये पॉजिटिव हुआ, लीगल ये पॉजिटिव हुआ, इकोनॉमिकली ये पॉजिटिव हुआ, साइंटिफिकली ये पॉजिटिव हुआ। रूल ऑफ लॉ, सबसे अच्छी बात कि कोई भी काम जो करेंगे वो रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप करना। उसके बाद हम ये तो नहीं भूल सकते कि भले ही हमें बारबेरियन कहते थे, वो कहते थे साइंटिफिक, अगर मैं इसकी बात करूं, हाइजीनिक कंडीशंस, लोगों को स्वच्छता के बारे में रियलाइज करवाना, ये बताना। हालांकि ऐसा नहीं था कि मतलब इंडियन रूलर्स ऐसा नहीं करते थे। जैसे आपने देखा होगा राजकुमार शुक्ला के साथ जब चंपारण में काम खत्म करने के बाद गांधी जी वहां पर रुकते हैं, तो सैनिटेशन और हाइजीनिक कंडीशंस पे बहुत फोकस करते हैं। हमने वो एक वैल्यू एडेड लेक्चर करा था, उसका याद होगा आप सबको, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वो वैल्यू एडिशन लेक्चर, जो मतलब किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट मैंने करवाया था एक चीज़, जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट थे जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, इसलिए यहाँ पर ये आवर पास की बुक है, ये इसलिए बोला कि आपको ये प्लूरल में इसलिए बोला कि मतलब हम इससे कंसर्न नहीं है कि मैं ये बुक का टाइटल बता रहा हूँ, हम इससे कंसर्न है कि जो ये अंग्रेजों का रूल था, इसको हर क्लासेस और हर ग्रुप्स ने सिमिलर वे में नहीं लिया। इनके रूल के जो भी चेंजेस आए थे, दे वर नॉट एक्सपीरियंस्ड इन द सेम वे।
कुछ कुछ लोग ये चाहते थे कभी छोड़कर ना जाएं ये भारत को, और फिर कुछ मुझ जैसे भी होंगे कि इनकी सुंदर सुंदर बेटियां देखने को मिल रही हैं, सुंदर सुंदर बीवियां देखने को मिल रही हैं। हिंदुस्तान में तो सिर्फ जिस लड़की की नोज़ी बहती रहती है ऐसी सी दिख रही थी उस टाइम पे। तो ये थी भाई प्रॉपर हॉट, बिल्कुल दूध जैसे सफ़ेद कलर की, चिकनी चमेली टाइप, फुल वैक्सिंग करवाई हुई सुंदर सुंदर कन्याएं। तो एक भी अगर हाथ लग गई तो सोचो ज़रा, चांदी जैसे चमकते हुए बच्चे पैदा हो जाने हैं। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।